तो ये बेंजीन रिंग के साथ कौन सा प्रोसेस करता है? रेजोनेंस। मिथाइल के साथ क्या करता है? हाइपर कंजुगेशन। Yes. Yes, sir. दैट इज गुड। सेम गोज विथ दिस, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन है, साथ में रेजोनेंस है। NME2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा? Inductive. NME2 का प्लस M लगेगा या फिर आप प्लस R कहेंगे, इंडक्टिव भी कहेंगे। हमेशा डोमिनेटिंग इफेक्ट को भी मेंशन किया जाता है। Okay, sir. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। Steric थर्ड में इसमें हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है. इसको हम कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये जो कार्बोकैटायन है ये प्लेन से बाहर चला जाएगा। इसको SIR कहते हैं। हम लोग ये पढ़ते थे, उसी को SIR कहा जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इट मींस कि ये कार्बोकैटायन प्लेन में नहीं है बेंजीन के साथ, तो ये कार्बोकैटायन कभी भी रेजोनेंस नहीं कर पाता। रेजोनेंस नहीं करता तो ये सबसे लेस स्टेबल में काउंट होगा। तो पहले वाला भी रेजोनेंस कर रहा है, सेकंड भी रेजोनेंस कर रहा है, तो थर्ड सबसे लीस्ट होगा। थर्ड इज द लीस्ट, फिर फर्स्ट होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड होगा ड्यू टू प्लस एन। तो आंसर इज बी, बॉम्बे। तो आपने से जिसने भी किया तो आई थिंक यूसी आप लोग का क्लियर है, अच्छा है। तो बी आंसर आएगा, ए नहीं आ सकता ड्यू टू SIR। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा इंटरेस्टिंग ये भी है। एक्चुअली पॉलीमर ऑर्गेनिक का सबसे लास्ट पोर्शन है क्लास 12 का। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, आई थिंक कल कोर्स चल रहे हैं आपके, पर फिर भी मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें बाय योर कॉमन सेंस, बिकॉज इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम कॉमन सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करके बता सकते हो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इसमें से? पॉलीलैक्टिक एसिड आंसर मालूम था, ये है रीजन या फिर आपने कोई गेस किया? तो गेस किया क्योंकि बाकी सब प्लास्टिक है तो फिर वो कहते सर आर्टिफिशियली थे। या यस सर। आप इस तरह से भी गेस कर सकते हो। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक होता है। PVC पाइप्स आपने सुना होगा PVC का, Yes, sir. ये कॉमन सेंस है। Yes. Yes, sir. बकेट जो आपका जो बकेट होता है, ये टब होता है, बेके लाइक का बनाता है, दैट इज आल्सो प्लास्टिक। तो ऑब्वियसली वो भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन कोटिंग होती है आपकी यूटेंसिल्स में, किचन में जो आप यूज करते हैं, नॉन ऑयल जो आपका लेयर होता है वो टेफ्लॉन का बना होता है। तो इस तरह से आप B से D को कट कर सकते थे, ठीक है, तो ए आंसर हो जाता। नहीं तो बचपन में आपने ये पढ़ा, मिल्क जो होता है उसके अंदर एसिड होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। ये बात शायद आपने सुनी हो। बायो वाले बच्चों को पता होता है लैक्टिक एसिड इज मिल्क, तो दैट इज बायोडिग्रेडेबल ना, मिल्क से बना। तो आप वहां से भी करते तब भी ए आ जाता। एस्टेलॉइड कि आप में से किसी ने पॉलीमर नहीं पढ़ा है, बट दिस इज अ क्वेश्चन मैंने रखा क्योंकि ये कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड। बाकी आप पॉलीमर्स तो इसे पढ़ेंगे। ओके, Yes, sir. इज इट गुड? Yes, sir. Yes, sir. Coming to this question, this is a question from the carbonyl compounds, ठीक है, इट्स a particular reaction, मैं नाम लिख दे रहा हूं बट ये भी हम पढ़ेंगे नहीं। इट इज कैनिज़ारो, ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन ये हम आगे पढ़ेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, इट इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन। तो जब पढ़ेंगे उस समय हम डिस्कस वापस कर लेंगे, आपको नाम याद रहेगा, ठीक है। मैं स्लाइड्स भेज दूंगा, बाद में जब पढ़ेंगे उसके बाद अटेंड कर लेंगे। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी होंगे, जैसे सैनिटाइजिंग सरफेस का सवाल है। अगेन ये आपका जो सवाल है वो थोड़ा सा रिलेटेड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, अगेन लास्ट पोर्शन ऑफ द सिलेबस क्लास 12 का है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस वही रखा है पेपर का जो आया था, तो क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये क्वेश्चन आपके ओवरऑल, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व फ्रॉम, ठीक है, अभी आपने अराइल हैलाइड पढ़ लिया है, तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम अराइल हैलाइड, हैलोजन डेरिवेटिव का सवाल। रेट ऑफ रिएक्शन विद NaOH पूछ रहा है, आप आंसर करें। टेक अ टाइम ऑफ 1 मिनट। Sir, option C.
ऑप्शन सी. ओके, Yes, so C. यस सी. नहीं सी. मेरे को डी लग रहा है. सी में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है सर. A1 में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है. ये किसने बोला? प्लीज प्रणव, आपने बोला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यस नहीं है सॉरी एच. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हाइड्रोजन होना भी चाहिए. मैंने OH. यस सर. हाँ सी. आई थिंक सी आंसर आना चाहिए. जिसने भी ट्राई किया Yes, सी sir. आंसर. See. Yes, so C है. Yes, sir. अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड जस्ट चेकिंग योर नॉलेज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव. ये रिएक्शन कौन सी है? What is the name of this reaction? The nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Something like that. वैसा ही है. But it is not SN1, it is not SN2, it is not SNNGP. ठीक है? It is not all this. आपने शायद नाम सुना हो SNAE या SNEA. एक्चुअली में ये रिएक्शंस जो होती हैं थोड़ा डिफरेंट होती हैं. यहाँ पे जो आपके हैलोजन लगे हुए होते हैं, सिंस ये आपके रेजोनेंस में होते हैं तो डायरेक्टली हट नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शंस में आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, जो कि इस फॉर्म में है, NO2 के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG. सिमिलरली दिस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, अलाइन EWG, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो NO2 का इफेक्ट कौन सा होता है? एक तो -M होता है, दूसरा कौन सा होता है? -M के अलावा Minus I. -M सिर्फ ऑर्थो पैरा पे वर्क करेगा. ठीक है, फर्स्ट में वर्क करेगा और साथ ही साथ थर्ड में वर्क करेगा. -I तीनों में वर्क करेगा. मेटा पोजीशन पे कभी भी -M वर्क नहीं करता. सेकंड जो होगा वो लीस्ट होगा. सेकंड जो होगा वो लीस्ट होगा. फिर थर्ड होगा, क्योंकि ये -I से डिसाइड हुआ. -I जो आपके पास दे रखा था वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जो जितना नजदीक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कैपेसिटी कम होगी. इसका मतलब इन कंपैरिजन टू ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन कम विथड्रॉ कर रहा होगा. दैट इज द रीजन. That's why answer will be first, third, and second. Okay. C will be the answer. Okay. तो आपने जिसने भी C कहा, that's again very good. काफी अच्छा आपने अटेम्प्ट किया. This is a question. Again, this is a carbonyl question. रिएक्शन में बता दे रहा हूँ नाम, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. It is Hoffman bromide. इट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. ये जेईई एडवांस का फेवरेट रिएक्शन है. ठीक है, जेईई एडवांस जब आप पढ़ेंगे, आईआईटी जेईई एडवांस के पेपर्स देखेंगे, तो हॉफमैन ब्रोमाइड काफी बार पूछा, हमने कॉम्प्रिहेंशन में पूछ रखा है. बट अगेन कार्बोनाइल में हाँ बता. सर एक बच्चा एंट्री मांग रहा है, श्रेष्ठ. आई डोंट नो एंट्री कौन कर रहा है. आई थिंक मैम कर रही है, वो कर देंगे. ओके. तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अगेन अभी सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा है. हम कार्बोनाइल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ अमीस में पढ़ेंगे. इट इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन. बट अगेन मैंने इसको अभी मार्क नहीं किया, नाम बस लिख दिया. तो इसमें अपनी लोड लेने की जरूरत नहीं है. जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा. सर. हाँ बोलो. सर एक बार प्रीवियस रिएक्शन का अपना नाम क्या बताया था? SNAE. सर उसका फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, ये SNAE होता है सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक Okay, sir. सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन. एक तो ये होता है एडिशन करने के बाद एलिमिनेशन होगा. एक होता है SNEA. इसको कहते हैं पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन. पहले एलिमिनेशन फिर एडिशन. SNEA को आप लोग बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं. यस सर. एक्चुअली में दिस इज बेंजाइन. माइट बी
आपको जिस सर ने पढ़ाया हो उन्होंने नाम ये नहीं लिखा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बेंजाइम मैकेनिज्म से पढ़ा होगा। यस सर। सर दोनों नाम बताए थे। एक्चुअली मैं आई प्रेफर टू यूज नाम, थोड़ा सा साइंटिफिक लगता है, केमिस्ट्री में थोड़ा फील देता है इसलिए लोग बोलते हैं, बट प्रोसेस तो सिंपल सा है, बेंजाइम बनेगा उसके बाद अटैक होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा लगता है ना कि पढ़ाई की है, फील आती है, दैट्स एक्चुअली में ये जो रिएक्शन मैंने पहले बताई, इट इज SNAE, एडिशन एलिमिनेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के चलते एडिशन डायरेक्ट होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, तो दिस इज Okay, sir. SNA। आपने जो पढ़ा होगा आप उसमें बस नाम ऐड कर सकते हैं, साइड में लिख लेना, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जो जेई एडवांस में लिखते हैं, IIT वालों लिखते हैं, उसको यूज करता हूँ। ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हॉफमैन बोमाइड अभी स्किप कर रहे हैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हो क्या, कोशिश करो। एक्स क्या है, आई नो अभी पढ़ाई नहीं की है इसलिए बस इस टॉपिक को भी पढ़ा नहीं, फिर भी ट्राई करने की कोशिश कर। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, सर मैं बताऊं, एसिटाइल। मैं एक चीज बता देता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, अगेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स में आएगा, बट एक चीज अभी आपको ये कॉमन सेंस थोड़ा सा मैं यूज करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सोचेंगे। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ये दे रखा है, अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराता हूँ इसका, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन के साथ एडिशन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये काम करवाता हूँ, लेट्स से निकल के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, इट विल रिड्यूस द पाई बॉन्ड्स, जो भी पाई बॉन्ड्स उसको रिड्यूस करेगा। यस सर। यस सर। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, CH3 जो दे रखा है C है, साथ में NH2 बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन के साथ, इसका मतलब ये मतलब जो आपके पास राइट साइड में लिखा हुआ वो बन जाएगा, अगर मैंने लिया CH3Cl। इसी के साथ एक और चीज होती है, अगर इसमें मैंने वाटर डाल दिया, तो वाटर क्या करता है, वाटर क्या करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर आप ऐड करेंगे, अब थोड़ा सा आप सोचें, मुझे बताओ, water is a combination of electrophilic part and the nucleophilic part both, H प्लस भी होता है साथ ही साथ OH माइनस भी होता है, ये बात पता है। यस सर। यस सर। इस साइनाइड ग्रुप में कार्बन और नाइट्रोजन में निगेटिव चार्ज किस पे आ रहा होगा, पार्शियल साइनाइड में पार्शियल नाइट्रोजन पे, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव। आई एम अगेन मेंशनिंग कि मैकेनिज्म नहीं बता रहा, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हुआ नहीं। अब मुझे बताओ, जो साइनाइड है उसमें वाटर का कौन सा पार्ट नाइट्रोजन से जुड़ेगा, H प्लस या OH माइनस? H प्लस। ठीक है, तो मैं जोड़ दूं, यस सर। NH3 बन जाएगा, पूरे बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, तीनों बॉन्ड को। यस सर। अब जो कार्बन था उससे कौन सा अटैच होगा, OH माइनस या H प्लस? OH माइनस। तो एक OH जोड़ा, दो OH, तीन बॉन्ड थे, तीन जोड़े मैंने। आपको पता है किसी भी कार्बन पे दो OH नहीं हो सकते, यहाँ पे मैं तीन जोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन निकल, H2 निकल जाता है। वाटर H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर निकल जाएगा, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, CH3 COOH, that is nothing but this one. यस यस सर। सर। Again, I haven't discussed the mechanism. मैं मैकेनिज्म का कुछ नहीं डिस्कस किया, मैंने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, एक सिंपल सा फंडा है जो लाइफ में पता होती है, मैं उस चीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये जो है दिस इज नथिंग बट एसीटोनाइट्राइड, नाइट्राइड। कॉमन नेम यूज किया है, ठीक है। हाँ ये है। आइसोसाइनाइड इज डिफरेंट, आइसोसाइनाइड ये होता है CH3N NC। NC। कौन सी? NC आ जाता है, ठीक है, यस सर। इसलिए ठीक है।
अगेन ये चैप्टर आगे है, लेकिन क्वेश्चन तरीका समझ में आया मैंने कैसे किया है? यस मैं सर बहुत सारे Yes, क्वेश्चन sir. ऐसे Yes, कर sir. लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन कैलिकस पढ़ चुके हैं, रेडियो एक्टिविटी भी था उसमें, अटेंड करो सर, अच्छा से हो। I haven't got the answer. तो बताओ। सर आइसोटोप्स Topes. No, that is wrong. Sir, D. Delhi isotones. किसने Sir, बताया? sir, isomorphs. Isomorphs. Okay. I think क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया। So रेडियो एक्टिविटी चैप्टर। ओके, मैं आंसर बताऊं क्या? Yes, sir. आइसोटोन्स was the answer. आइसोटोन आएगा। कैसे आएगा बताऊं? Yes, एक्स sir. मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स पे कुछ मास होगा, एम मान लेता हूँ। इसका कोई एटॉमिक नंबर होगा, जेड मान लेता हूँ, ठीक है। इस पे क्या कहा है, बीटा पार्टिकल ने अटैक किया, ये बनेगा, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद बना क्या? वाई बना, साथ में एक न्यूट्रॉन बना। दिस वाज द रिएक्शन, ओके। वाई पे अगर हम पूछते हैं आपसे, तो वाई पे मास में कोई चेंज आएगा क्या? No, sir. No, sir. M-1 आएगा सर माइनस आएगा, M-1 आएगा। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? Z+1 जेड आपके पास जो दे रखा है, बीटा ने अटैक किया, प्रोटॉन जो आपके फिर भी पास -1 होगा। माइनस में। माइनस आप डिफरेंस निकाल लेना, ठीक है, इस एक्स में और इस वाई में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप ये अच्छा देखेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, D हो जाएगा। M-Z लिखूं या फिर M-1 माइनस Z-1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। यस सर M M-Z इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यस सर, आइसोटोन्स हो जाएंगे। ये अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से, इंटरेस्टिंग था। बच्चों ने वहां पर जब किया था गलत हो गया था कुछ लोगों से, ठीक है। इट इज आइसोटोन्स। एक्चुअली में अगर आप रेडियो एक्टिविटी जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो बात समझ में आती है, जब भी बीटा अटैक होता है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोन्स, वहां भी बात बताई जाती है, ठीक है। बट अगर आपके पास सवाल है यार ये बात नहीं मालूम है, तो आप हमेशा इस तरह के रिएक्शन लिखो, एक्स बीटा, बीटा में नीचे -1 ऊपर 0, न्यूट्रॉन में यहाँ 1 यहाँ 0। और हीलियम होता, हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल, ऊपर क्या लिखते हैं 4 और नीचे 4 क्या लिखते हैं 2। 2। ये लिखना आपको पता होना चाहिए किस तरह से लिखा यस जाता है, ओके। अगर ये बात लिखनी है तो रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक यू हैव गॉट माय पॉइंट, किस तरह से सॉल्व किया। यस सर। सर यस सर Okay, that is an easy question. Please solve it. लिक्विड सॉल्यूशन काफी पढ़ लिया आपने।
ओए से कोई बच्चा है कैमरा? Yes, sir. अच्छा, अंजलि is here. Okay. Let's see. Yes, sir. C. Yes, sir. That is correct. C is the correct answer. क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपको हमेशा मार्क्स देके जाता Sir, approximately आ रहा है, ये exact नहीं आ रही वैल्यू. सर वो 104 आ रहा है बस, 0.104. हाँ हाँ हाँ. है। 104 आ रहा है लास्ट में, तो आई थिंक उसको मान लिया जाता है, Yes, sir. रॉन्ग फिगर लिखा गया। तो Yes. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू पेंटो फैक्टर इंटू केबी इंटू KBL. पेंटो फैक्टर कितना होगा कॉपर सल्फेट का? 2. 2। अब मुझे बताओ, ये कॉपर सल्फेट नहीं एक्चुअली में, इट इज ब्लू विट्रॉल, द कलर इज ब्लू। Yes. Yes, sir. तो 2 क्यों लिखा, 7 क्यों नहीं? वाटर भी तो है 5, उससे एबनॉर्मैलिटी नहीं आएगी। तो आंसर नहीं आएगा। एबनॉर्मैलिटी मतलब वाटर फैक्टर में एबनॉर्मल मास और नेचुरल मास कहते हैं। जब गर्म Yeah, करेंगे that is correct. I know that is correct. But सर वाटर why का we प्रेजेंस नहीं haven't रहेगा taken जब हम water? लोग बॉईल करेंगे। Yes, sir. Okay. Actually, Van't factor is a combination of ions जो बनते हैं। जो वाटर होता है ना, that is water of hydration कहलाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है। Yes, sir. ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, इट इज पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाता है। तो इफ इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस एनी आयन, तो एक्चुअली इसलिए काउंट नहीं करता। और सर ये भी कह सकते हैं कि आई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ा भी देंगे तो आई पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वाटर निकल जाएगा उस हिसाब से. कहने के लिए कह सकते हो, बट दिस इज नॉट द मोर एक्यूरेट रीजन। अगर अब ये सवाल मैं इसी पे पूछ दूं, अगर मैं कंसेप्चुअल सवाल बिल्ड करूं, ये कहना ज्यादा बेटर है कि जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ठीक है, ये वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस से बने हुए हैं, सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द आयन, ये सॉल्वेंट का पार्ट है, ठीक है। मेनली आप सिंपल सम सीधी वैसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को काउंट करना चाह रहा था, तो आप इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, किसी तरह भी पूछा जा सकता है। तो आई थिंक वेंट ऑफ फैक्टर 2 है, ये बात समझ में आ गई हमें। केबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, जी एडवांस में भी, साथ ही साथ केबी वैल्यू 0.512 मोलालिटी दे रखा है 0.1, सॉल्व कर लीजिएगा तो डेल्टा टीबी आप निकाल लेंगे। आई थिंक आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.104 आ रहा है ना, आपको कह रहे हैं? Yes, sir. 1024 1024 1024, मुझे 0.10 से काम, मैं इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है, Yes, sir. बाकी आप सॉल्व Okay, करें sir. किया जाए। एलिवेशन होता है, ये बात भी समझ में आती है, ये बात तो क्लियर है कि एलिवेशन होता है बॉडी। यस सर। Yes. ओके, तो दैट वाज इजी क्वेश्चन, मार्क्स मिले थे लोगों को, काफी सबने लगभग सही किया था। ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम योर क्लास 11th, ट्राई।
किस चैप्टर का सवाल है ये? and equilibrium. आयोनिक। ओके, दैट इज करेक्ट। बी होगा। बी, बॉम्बे। फर्स्ट इज यू कैन से, गलत है, बी नहीं आएगा। ए। ए हो जाएगा ना, फर्स्ट एंड थर्ड। यस सर, फर्स्ट एंड थर्ड ए। No, that is यस also सर, पी के। wrong. सर Is सी। also बेटा ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, तो चलो सी Sir, सर। सर सी। लॉजिक दो मुझे, सी या सी इज करेक्ट, गिव मी द लॉजिक। 7 प्लस हाफ पी के माइनस पी के बी। 7 plus half pk. Okay. Yeah, that is correct. Actually, इस सवाल को गौर से पढ़ो. I'm not interested in the formula right now. It is saying a weak acid is started at the weak base. Take any weak acid like हमारा favorite CH3, COOH, acetic acid हमने ले लिया. Now it is reacting with a weak base NH4OH. ये दोनों रिएक्शन तो करेंगे. मान लो स्टार्टिंग में मैं कंटेनर में एसिड लूं या बेस लूं? कंटेनर में क्या लेना चाहोगे आप? एसिड लूं या बेस? sir, base. एसिड, तो मैंने एसिड ले लिया. Sir, एक आप किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है. अब टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर से क्या डाल रहे हैं? नीचे एसिड है तो बेस को ऐड कर रहे हो. इनिशियल पॉइंट पे बफर बनेगा, ठीक है. सबसे इनिशियल पॉइंट पे जैसे थोड़ा सा डाल दिया, बफर बनेगा. लेकिन ये उस पॉइंट पे बात ही नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे. इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, जो भी आपका एसिड दे रखा है उसके इक्विवेलेंस दैट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस. ये कौन सी कंडीशन है? ये वो टाइम है जब सारा का सारा एसिड रिएक्ट कर चुका है, सारा का सारा बेस रिएक्ट कर चुका है. इस समय क्या बनता है? सॉल्ट बनता है. दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है. किसका सवाल है? सर आपकी आवाज कट रही है, पर रिपीट कर दे बात। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि इक्विवेलेंस दोनों के इक्वल होंगे. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सॉल्ट बनेगा. ये एक्चुअली में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल है, ठीक है. दिस इज क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अगर वीक एसिड और वीक बेस का होगा तो उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखते हैं पीएच का फॉर्मूला? 7 प्लस हाफ pKa minus pKb. pKb. इसमें सी का टर्म आ रहा है क्या? नो सर। नहीं, सी से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू. Ka और Kb का टर्म आ रहा है, दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. आंसर विल बी 2 and 3. इट्स नॉट गोइंग टू बी 1 और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू ही नहीं, कंसीडरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता. ये क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे ही पूछ रहा है, किसी और टाइम पे नहीं पूछ रहा है. एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट पे अगर बात करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंसीडरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इक्विवेलेंस एसी द बेस के इक्वल होंगे, सॉल्ट बनाएगा. एक चीज पूछनी थी पूछो जिज्ञासा. सर, अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर जैसे कि हम वीक एसिड और वीक बेस ले रहे हैं तो कौन सा नहीं कर लें वो रहेगा तो वीक ही, तो इस वजह से डिपेंड नहीं करता. आप कह रहे हो कि वीक एसी वीक बेस ले रहे हैं तो रिएक्शन स्लो होगी. आगे क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करना. मैं ये कह रहा हूँ कि हम सिंस वीक एसिड एंड वीक बेस ले रहे हैं ठीक तो है, कितना ही वीक ले लेंगे तो वीक ही, तो इस वजह से डिपेंड नहीं करेगा. नहीं, ये कहना गलत है, ये पॉइंट गलत है. क्योंकि
अगर आपने कंसिडरेशन में यही बात बोला, जैसे पहला ड्रॉप अगर मैंने डाला था तो मैंने बताया ना इनिशियल पॉइंट पे बफर बनता है, तो कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है। इक्विवेलेंस पॉइंट पे कंसिडरेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल तो बफर रहेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट के पहले भी बफर था, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद भी बफर ही बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं पहले बफर है आपके पास, इक्विवेलेंस पॉइंट पे सिर्फ सॉल्ट बनता है, तो ये कहना गलत है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिखता है, आप ये सोचो एसिड लिया था मैंने, लेट से ये 1 मोलालिटी का दे रखा है, इसमें NH4OH मैंने डाला 0.1 मोलालिटी का, तो बफर में सॉल्ट कितना बना, 0.1 बना, और एसिड कितना बच गया, 0.9 बच गया। तो बफर सॉल्यूशन रहना ना किसका, वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, मतलब कंजुगेट आपके पास जो बेस आया वो और एसिड, तो कंसंट्रेशन में डिपेंडेंट होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। दैट स्टेटमेंट दैट यू आर सेइंग कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि दोनों वीक है, दैट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसीलिए पूरे प्रोसेस को जो पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं अलग अलग पॉइंट पे टाइट्रेशन का पढ़ते हैं। इनिशियल पॉइंट पे अलग होगा, बीच में अलग होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे अलग होगा, उसके बाद अलग होगा। तो आई थिंक ये बात आपको अब समझ में आ रही, पहले बफर था तो पहले डिपेंड कर रहा था, ये कहना वीक है ये गलत है। ओके सर। अगर बाय द वे अभी क्वेश्चन में चीजें भूल गए हो तो प्लीज रिवाइज कर लेना आईने, बिकॉज इट इज बिट टिपिकल टॉपिक, जनरली क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहता है इसका, ठीक है। रिवाइज कीजिएगा तो वापस हिट करेगा कि हाँ ऐसा था, ठीक है। जिसने सी बताया वेरी गुड। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स 2 बार पढ़ा है, एक बार फिजिक्स में एक बार केमिस्ट्री में, बताइए आंसर। सर बी होगा। ओनली 1 and 4, I think that is correct, that is correct। जैसे मैं भी ए और नहीं कंफर्म था क्योंकि थर्ड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है सर वो थोड़ा मतलब वैसा ही है आई बराबर। थिंक फर्स्ट फर्स्ट तो सबको क्लियर होगा, इसमें तो यस मुझे सर। डेल्टा जी निगेटिव Yes, होना चाहिए। तो फर्स्ट अगर क्लियर है, इससे ये बात तो समझ में आती है, इट विल बी ईदर ए, इट विल बी ईदर बी, सी डी नहीं हो सकता। आप एग्जाम में भी ऐसा अप्रोच ले सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, सी डी नहीं हो सकता। बचा थर्ड और फोर्थ का। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी क्या होना चाहिए, आपका इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। तो ये किसकी एंट्रोपी की बात करता है, यूनिवर्स की। एक्चुअली में डेल्टा जी निगेटिव का जो डेरिवेशन भी है वो भी यहीं से आता है। यस सर। डेल्टा एस यूनिवर्स अगर आप लिखते हैं तो इट इज अ सम ऑफ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इसे आप सॉल्व करते हैं, उसी से आपके पास डेल्टा जी भी आता है, ठीक है। दैट इज नथिंग बट डेल्टा जी बाई टी समथिंग, इस तरह का आपका डेरिवेशन आ जाता है। तो डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए यूनिवर्स का, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव साइन पहले से एक लगा हुआ होता है, इसी के लिए थर्ड स्टेटमेंट आपके साथ में जो दे रखा है, दिस फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो 1 and 4 बोथ आर करेक्ट, ठीक है।
डेरिवेशन आप देख लीजिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिर्फ की आवाज कट रही है काफी। आवाज मेरी कट रही है पर क्लियर आ रही है। सब, बाकी किसी को आवाज मेरी डिडक्ट हो रही है, कट रही है क्या? Apart from जिज्ञासु। नो सर सही आ रही है। जिज्ञासु I think, आपके साइड से इशू आ रहा होगा नेट का, तो मैं आप सब एक बार reconnect कर- मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये बात तो क्लियर है, सेकंड लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। ये तो क्लिक ही कर जाता है तुरंत कि डेल्टा जी निगेटिव आना था, ठीक है, ये तो तुरंत क्लिक करता है। पढ़ के हम लोग इतना सोच के पढ़ के समझ में आ चुकी है कि स्ट्रे एनर्जी निगेटिव होती तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। फॉर एग्जांपल आपकी पढ़ाई करना, उसका डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव होता है। पढ़ते कहाँ आप लोग ढंग से? पढ़ाई अच्छे से क्या करें, ठीक है, आपको कहा जाता है तब आप पढ़ते हैं, ठीक है, इसको स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है बाय गिविंग यू द टेम्परेचर। That is a different thing. Now coming to the question again. Again, liquid solution. Solve this. Let's see. This is a straightforward question. See, गड़बड़ कर दिया आपने कहीं। नो सर सी नहीं होगा, वो तो लाइन की क्वेश्चन है। इक्वेशन में बिल्कुल 2 मिनट सर। एक मिनट, एक टाइम। ओके, ठीक है। सर डी होगा। सी हो चुका है, कलकत्ता इज डन, बॉम्बे आप बोल रहे हैं। आई थिंक दैट इज आल्सो रॉन्ग। ना सी है ना बी है। आगरा और दिल्ली। आगरा। The seventh wonder is correct. सर पर हमने ये मैं और- गेस कैसे किया कि टॉलुइन का ज्यादा वेपर प्रेशर होगा या फिर बेंजीन का? बताऊंगा, बहुत सिंपल सर। सर उसके मोल फ्रैक्शन पे ग्राफ बनाना है तो वो ऊपर की साइड जाएगा, तो इसलिए वो राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव। ये भी कह सकते हो या फिर आप मॉडुलस मान के भी कर सकते हो, ठीक है। A mixture of toluene and benzene. Is it done? सॉल्व करूं क्या मैं? यस यस सर। सर। पी टोटल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? पी नॉट एक आई ए प्लस पी नॉट बी का आई बी। पी नॉट टी काई बी, बी फॉर बेंजीन, ठीक है, पी नॉट टी, टी फॉर टॉल्यून एंड काई टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यून। अब इसने पूछा कि प्लॉट जो कर रहे हैं उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के रिस्पेक्ट में प्लॉटिंग करें। तो मतलब कहने का ये है सवाल में कि टॉल्यून जो आपके पास दे रखा है उसको हटा दो, उसके यहाँ पे बेंजीन लिख दो, तो पी नॉट बी काई बी प्लस पी नॉट टी ले लें और 1 माइनस काई बी ले लें, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बना ले फाइनली। तो फाइनल इक्वेशन अगर आप प्लॉट करने जाएंगे तो आई थिंक दिस इक्वेशन इज नथिंग बट काई बी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, काई बी कॉमन आ जाएगा, पी नॉट बी, ओके, माइनस पी नॉट टी प्लस पी नॉट टी, दैट इज इक्वल टू पी टोटल, ठीक है, दिस इज पी टोटल। ये जो टी लिखा है ये टॉल्यून का लिखा है और ये पी टोटल था। तो आप इक्वेशन को सॉल्व करो तो डायरेक्टली इक्वेशन में ही आपका माइनस साइन के पाई इज साथ इक्वल टू mx प्लस c।
इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन बनाते हैं। अब एक्चुअली में टॉल्यून और बेंजीन में अगर बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, उसकी बेसिस पे ही आपके पास नेगेटिव साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, वैसे उतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन को करोगे डायरेक्टली डिराइव ही इस तरह से ओके सर। सोचने की जरूरत पड़ेगी। अरे वही किया, बेसिक फॉर्मूला बस एक ही याद है, दैट दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन की, यस मतलब सर। आइडियल जो आपने सोल्यूशन बना रखा है उसका ही क्वेश्चन है, बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अगर मुझे फंसाना होता है, मुझे आपको डिस्टर्ब करना होगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो, तो आई विल मेक श्योर कि क्वेश्चन एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कराए, तब थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके, So I think this question was easy, easily solve हो सकता है एग्जाम में। थोड़ा Yes, sir. सोचना होगा y इक्वल टू mx प्लस c में क्या पूछा, क्या था, स्लोप पूछा है या इंटरसेप्ट पूछा है। ओके ओके, दिस वन इंटरेस्टिंग सवाल है, इनऑर्गेनिक जिसको भी अच्छे से याद होगी तुरंत करेगा। देखते हैं आंसर। AgNO3 व्हाट इज आंसर? सर AgNO3 GNO3D हो जाएगा। डी कैसे किया? रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज से। सर भी हो जाएगा। कितनों को याद है रिएक्टिविटी सीरीज? सर याद है। याद है। ये सर याद है। याद है। ऐसा किसी को जिसको याद ना हो, याद करना चाहता हो तो बोलो, तो मैं निमोनिक बता दूं। देयर इज अ निमोनिक, इसका एक निमोनिक भी होता है, अगर याद नहीं हो तो मैं बता सकता हूँ। जैसे सबसे पहले तो लिथियम आता है, यस सर। यस सर। फिर पोटेशियम, देन कैल्शियम, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टेन। यहां तक याद था आप लोगों को? ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, रिडॉक्स में भी पढ़ा होगा। बाय द वे, अगर याद नहीं तो याद कर लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारे अच्छे सवाल बनते हैं डायरेक्ट, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मैंगनीज पहले आएगा या जिंक पहले आएगा, ऐसा किसी के साथ हुआ है? सर अगर मैं, हाँ बता। सर कैल्शियम नीचे आएगा ना सर सोडियम के। नहीं, ऑर्डर सही है, बोले कंफ्यूजन रह जाता है। सोडियम टेल यू द निमोनिक बता दूं? सर कोबाल्ट याद और नहीं? निकल में रहता है। तो मैं याद करवा दूं आपको भी? यस सर, बता दीजिए 2 आप। मिनट, चलो ठीक है। आपने कभी ब्रेटली का नाम सुना है या ब्रूस ली का? यस सर। यस सर। यस सर। इट इज निमोनिक, इट इज निमोनिक। तो सो इनऑर्गेनिक में कई सारी चीजें राइमिंग के साथ याद करते हैं, मैं वही गीत करवा रहा हूँ। तो ली, ठीक है, ली के, ठीक है, सीए का मतलब काका, ली के काका ने, जो भी ली थे उनके ली के काका ने मांगी, मांगी अलमारी, ठीक है, ली के काका ने मांगी अलमारी। एमएन का मतलब मनी, जेड का मतलब जनरेटर, मनी जनरेटर, कार, एफई का मतलब फ्रिज, आई मिस द वन, फ्रिज के बाद सीडी, कैडमियम, सीडी प्लेयर जो पुराने जमाने में होता था वो, ठीक है। सीओ का मतलब को, फ्रिज सीडी को नहीं, स्नेह, स्नेह मतलब ये सारी चीजें उनको नहीं चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। तो फिर सीडी को नहीं, स्नेह। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं, स्नेह, ठीक है। इसके बाद कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो मैं इधर लिख रहा हूं। टीबी,
एक लड़के का नाम है प्रभु, शायद आपने सुना हो, प्रभु देवा इज वेरी फेमस। यस प्रभु, फिर हाइड्रोजन, प्रभु ही कॉपर, प्रभु ही कुटा, कुटा मतलब पिटाई, कुटा होगा, होगा मतलब मरकरी, प्रभु ही सर कुटा मुकेश होगा। सी यू है ना? हाँ हाँ, सी यू कॉपर, प्रभु ही कुटा होगा आज। स्लाइड्स में भेज भी दूंगा, ठीक है। प्रभु ही कुटा होगा आज, एयू, ये पिटाई हुई है तो थोड़ा सैड हो जाए, ओह, प्रभु ही कुटा होगा आज, ओह। और सबसे लास्ट तो आपको पता होगा, सबसे लिस्ट रिएक्टिव आपको याद रखना होगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम, द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, एंड यू कैन से व्हाइट गोल्ड। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं स्ने, प्रभु ही कुटा होगा आज, ओ। ठीक है, हार्डली एक या दो बार आप उसको सर ये राइमिंग को करें। एयू ओ कैसे हो गया, एक बार रिपीट कर देना। एयू, थोड़ा सा आपको सोचना होगा, एयू ओ कह रहे हैं, ठीक है। आओ है तो ओ थोड़ा सा बोल दिया, याद रह जाता है, सिल्वर के बाद गोल्ड आता है, तो ऑब्वियसली वो गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। निमोनिक के ज्यादा इससे आप ज्यादा कह सेंस, सकते हैं ना, वो ग्रीक वर्ड जो है इसका, एग्री कोड आई थिंक ऑनोटम या ऑटोटम समथिंग है, आई एम नॉट श्योर, याद नहीं है मुझे। उसे ओ थोड़ा लग रहा है और सुनने। हाँ, और तो मैं एयू को थोड़ा सा रिजेम्बलेंस चाहिए, निमोनिक में ज्यादा सोचना नहीं होता, ठीक है। बस याद करना होता है कि आपको लिखना आना चाहिए। एग्जाम में कभी मैटर नहीं करता आपने आंसर कैसे लाया, आप देख रहे होगे मैं कई सारे सवाल कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि आपने एग्जाम पेपर सॉल्व कैसे किया, इट ओनली मैटर्स कि क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये याद रखना एक्चुअली में, तो अगर आपको याद हो जाता है तो आपको काफी मदद करेगा मेटलर्जी में, ठीक है। साथ ही आपको काफी मदद करेगा, यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, रिडॉक्स में, या इस टाइप के सवाल भी आते हैं। तो आप ये देखो, कॉपर का रॉड दे रखा है, तो कॉपर क्या करता है, अपने से जो लीस्ट रिएक्टिव से कम रिएक्टिव वाले को रिप्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा। एक सिंपल सा रिएक्शन आपके पास दे रखा है, तो कॉपर के नीचे कौन आता है, तो आप देखें मरकरी आ रहा है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यहाँ पर सिर्फ एक सिल्वर ही ऐसा ऑप्शन में है, ठीक है। दैट्स इट। तो आई थिंक बात क्लियर रहेगी। अगर याद नहीं हो तो निमोनिक से आप याद कर लीजिए, रिएक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलेगा, हो जाएगा सब। यस सर। यस सर। Okay, this one. Treatment of alkaline KMnO4 with KI solution. क्या होगा? एक्चुअली में क्वेश्चन पी ब्लॉक का, ग्रुप 17 का, बट साथ ही साथ आपको कुछ क्वेश्चन रिडॉक्स में भी पढ़े, बैलेंसिंग की हो, तो शायद ये रिएक्शन अगर सामने आ गया हो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बताओ क्या हो सकता सर आयो है। 3 माइनस लग रहा है। आयो 3 माइनस लग रहा है, आपको सही लग रहा है बिल्कुल। तो वो एक्चुअली रिएक्शन में देखा तो थोड़ा याद सा है। हाँ, तो इसीलिए मैं सवाल रखा भी था, क्योंकि रिडॉक्स में आपने शायद बैलेंसिंग की हो इसकी, बट ग्रुप 17 में हम दोबारा से पढ़ते हैं। KMnO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, I माइनस है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, MnO4 माइनस, आयनिक फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। रिएक्शन होने के बाद आपका बनता क्या है, IO3 माइनस बनता है, साथ में MnO2 बनता है। मीडियम इसने बता रखा है अल्कलाइन मीडियम में, तो एल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग आती है आप लोगों को, अब बैलेंस कर सकते हैं, किसी सवाल भी पूछा ही नहीं, इसने बस ये पूछा है बनेगा क्या, IO3 माइनस बनेगा, स्ट्रॉन्ग है तो -1 से चला जाता है +5, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज अभी नहीं याद आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल स्टडी दिस इन ग्रुप 17, मैंने बस इसलिए लिया
ये रिडॉक्स शायद आपकी नजर के सामने से पूछ रहा हो इसे, ठीक है। इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। ठीक है। अभी थोड़ा सा एक चीज ये भी बताता हूँ, एग्जाम में अगर बाई द वे याद नहीं किया 17 पढ़ा, तो ये बताओ केमोनोफोर स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस लेवल का है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग काफी मतलब ये strong। बताओ -1 से उसको 0 पे छोड़ देगा क्या? ऐसा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग मतलब तो ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन लॉस कराएगा। ये बात तो समझ में आती है, ए नहीं हो सकता। अगेन यस ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूँ, ए नहीं हो सकता। रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मतलब है। जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन लूज करे, ए नहीं हो सकता। ऑब्वियसली उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर डी भी नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग है ना, या तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच जाएगा या उससे थोड़ा कम। तो बी और सी में आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो बी सी में तक पहुंच सकते हैं हम लोग कॉमन सेंस, लेकिन फिर बी सी आपको याद होना पड़ेगा, रखना पड़ता है कि आई माइनस ऐसा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका भी है ऑप्शन एलिमिनेट करने का। बट अगेन ग्रुप 17 में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे आगे। आई थिंक दिस इज डन। ओके, केमिकल बॉन्डिंग सिंपल, प्लीज गिव मी द आंसर। ये एक आंसर आ जाएगा, गलत है। आपको मेरे साथ कन्फिगरेशन नहीं याद है। सिग्मा टू डी। ये डेली इज करेक्ट। 14 से कम है, 14 से कम कम का सर डी आ कन्फिगरेशन रहा क्या है। है? कन्फिगरेशन क्या लिखते हो 14 से कम का? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, 2s सिग्मा 2s स्टार, फिर आई पाई 2p y, पाई 2p x, ठीक है। इसके बाद आता है सिग्मा 2p z, जहां पे मैं z को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा हूँ, ठीक है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ, 12 कार्बन C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं एक एक्स्ट्रा डालूंगा, तो ऑब्वियसली फिर कहाँ जाएगा? सिग्मा 2p z, सिग्मा 2p। यस सर। तो z को मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना, आप x को भी मान सकते हो, इसलिए उसने सिग्मा 2p लिखा, इसलिए सिग्मा 2p आएगा, ओके। यस सर। कन्फिग्रेशन याद होगा तब हो पाएगा, अदरवाइज फंस जाते हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान रखो। इसमें भी एक ट्रिक बताऊं क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का? सब है कि Yes, sir. 14 से नीचे जाएंगे दोनों साइड में तो इक्वल इक्वल कम होगा। मैं उससे भी आसान बता सकता यस सर, बताइए। हूं। आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, मैं बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इट इज अ ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। तो 10 10 फिर 10 अगेन 10 एंड 12, इन तीनों का सम कितना होगा? 10 प्लस 10 प्लस 12, 32 32। T2 फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से क्या आएगा? 10। तो 10 10 12, इन तीनों का सम 32, और फिर इसके बाद क्या आएगा? फिर से 10। ये चीज याद कर सकते हैं आप? यस सर। यस सर। बस इतना ही याद रखना। नीचे 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, नीचे इलेक्ट्रॉन्स का मैंने नंबर लिखा है। अब मुझसे पूछो किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर में हो, नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन? 14। यस सर। अच्छा 14 3 हो मतलब जाएगा। O2 का, 2 हो जाएगा। O2 प्लस
इन दोनों के बीच में कहीं लड़ाई करेगा? वो 2.5 यस सर 2.5 हो गया। C2 2 आप किसी का भी पूछो सॉल्व कर सकते हो। F2 1 ठीक है। C2 मतलब 6 है आपके पास, Li2 हीलियम ठीक है। लाइक दैट आप किसी का भी सॉल्व करो, बस याद ही ऊपर की ये चीज याद रखोगे। 10 10 12 इन तीनों में 32 होता है, ये बात तो ध्यान रखो। फिर 10 आई थिंक ये लिखने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बाकी आपने याद कर रखा है वो दैट इज गुड, बट इससे मेरे हिसाब से ज्यादा फास्ट हो जाता है सॉल्व। मैं इसको लिखने में हार्डली लेता हूँ 2 सेकंड, और उसके बाद सॉल्व करने में कुछ लेता हूँ 5 सेकंड। क्वेश्चन है हार्डली 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। हो जाएगा। यस सर यस सर। यस सर थैंक यू सर मैं और भी बताते रहूंगा, कुछ भी मिलेगा तो। ओके okay, this question can't be solved right now because it is part of coordination compound. कोऑर्डिनेशन जब पढ़ाना तब बताऊंगा ठीक है। ओके सर। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन, कार्बोनाइल में बॉन्डिंग, ये भी नहीं हो पाएगा। अगेन ये भी सवाल जो आपके पास दे रखा है ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के 3 सवाल इसने पूछ दिए ठीक है। ओवरऑल आपके पास अगर देखा जाए तो 3 सवाल है, 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दे रखे हैं ठीक है। तो तीनों आप छोड़ दें, बाद में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट होगा वी विल फिनिश इट। ओके दिस वन सॉलिड स्टेट, आप इसको अटेंड करें, टेक अ मिनट। सर बी। M2 and 3, yeah that is correct. Simple, यस सर बी। सिंपल सवाल है, ज्यादा टफ है नहीं। यस सर डू आई नीड टू सॉल्व दिस? नो आई सर। थिंक बड़ा नो सर। नो सर। आपने काफी पढ़ रखा है, फिर भी मैं ये इतना बता देता हूँ ऑक्टाइडल वर्ड्स कितने होते हैं यस सर बी ठीक है। 6 होते हैं ठीक है। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होते हैं? ऑब्वियसली इसका डबल, दैट इज 12। 12 ध्यान रखना, हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतना पढ़ने का थोड़ा स्टेट बोरिंग हो जाता है, क्वेश्चन कर लिया होगा। ऐसा कोई जिसको दिक्कत मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं छोड़ता हूँ। हो जाएगा ना सवाल, सिंपल है काफी। यस सर हो जाएगा दिस वन वेलोसिटी एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्व कीजिए। सर ये वाले क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। इसका देखो सिंपल सा फंडा यही है कि आपको वेलोसिटी, रेडियस और एनर्जी, इन तीनों के जो बेसिक फॉर्मूले वो पता होने चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C/137 क्या बोला? अच्छा C/137, ठीक है। वैसे भी लिख सकते हो 188 इंटू 10 6 -6 6 2.188 into 6 ओके। Z/N ये रहता है। यस सर रेडियस का क्या होता है? R0 10977 N स्क्वायर बाई Z, यस सर R0 यस सर एनर्जी का होता है -13.6 Z Yes, स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब इस टाइप का कोई भी सवाल हो, एक्चुअली में आप लोग गलती क्या करते हैं, फर्स्टली क्यों आप क्वेश्चन को डेटा में पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो मत किया करो। फॉर्मूला लिख लिए,
जैसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो दो इक्वेशन हमेशा बना लो, जिसका पूछ रहा है उसका और जिसका दिया हुआ। जैसे उसने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग हीलियम प्लस इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो 2 × 10⁶ को मैं वी नॉट मान लेता हूँ, ठीक है। हीलियम का जेड कितना होगा, जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2, यस सर। और फर्स्ट ऑर्बिट मतलब एन की वैल्यू 1। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। V2 पूछ किसका रहा है, वी नॉट, फिर जेड की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई, हमेशा इस तरह के दो इक्वेशन, जिसका पूछा है वो लिख दो, जिसका डेटा दिया है वो लिख दो, और दोनों को फिर डिवाइड कर दिया, कभी गलत नहीं करो, ठीक है। ओके सर। दो इक्वेशन लिखो और दोनों को फिर डिवाइड कर दो, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सेम गोज विद द रेडियस, सेम वे गोज विद द एनर्जी। दोनों इक्वेशन लिखो, जिसका दिया है वो और जिसका पूछा है वो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। यस सर। यहाँ इसमें V2 पूछ रहा है, सर बी आ जाएगा। बी। बी है, तो जिसको ये दिक्कत आ रही थी इक्वेशन सॉल्व करने सबसे आसान तरीका है। फंसते कैसे बच्चे, वो इक्वेशन जैसे मान लो डेटा दिया है तो क्वेश्चन को पहले इक्वेशन ही सॉल्व करने लग जाते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया वैल्यू निकाला, वैल्यू नहीं निकालना, लास्ट में सब कट जाता है, ठीक है। इक्वेशन लिखो और लास्ट में कट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन एनालिसिस पढ़ा है आप लोगों ने, 11th में पढ़ा हो जाता है। 11th में पढ़ा। ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं हिंट ये दे देता हूँ, अल्कीन जो होता है उसको एनालिसिस कराते हैं, उसका पाई बॉन्ड टूट जाता है और वहां पर जुड़ जाता है डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड साथ में डबल बॉन्ड, इस तरह से। वैसे सवाल में थोड़ा सा ये भी है, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट अल्डिहाइड देते हैं, ये भी बात मैं बता देता हूँ। केवीपी में भी 2 सेक्शन होते हैं, दूसरे सेक्शन का सवाल थोड़ा टफ होता है। The tolerance reagent, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड जो भी होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देंगे। अभी के लिए मैं बस इतना होता है, ठीक है। okay sir. क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, दैट इंक्लूड्स टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। सर बी। बी आंसर नहीं आएगा, ये होगा। ए है, ठीक है, बी आंसर नहीं आएगा, ए है। तो क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, ओजोनोलिसिस तो याद आ गया होगा आपको। उसने कहा है कि जो कंपाउंड दे रखा है उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखो, उसने ये बोला ऑप्टिकली एक्टिव है हाइड्रोजनेशन कराने के बाद। हाइड्रोजनेशन में होगा क्या, जहां भी अल्कीन है यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे आप, ठीक है, ओके। तो पहले वाले केस में देखो, फिनाइल है, कार्बन है, दिस वन, दिस वन, यहाँ हाइड्रोजन आपका लग गया, यहाँ पहले से हाइड्रोजन एक आपके पास, यहाँ कार्बन लगा हुआ है CH3, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है। ये कार्बन कायरल है, अगर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो कार्बन कायरल होगा, मतलब इट मींस इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप पहले तो वो चीज चेक कर रहे हैं, फिर ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। तो ओजोनोलिसिस अगर मैं करवाता ना तो ये प्रोडक्ट बनता है, PHC डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये बनता,
साथ ही साथ एक ये बनता है 1 2 3 ओके, एक एक एक्स्ट्रा कार्बन बन गया उससे। 10 10 10 10 इसमें आइटोफॉर्म कौन देगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। आइटोफॉर्म का रूल क्या है, CH3 होना चाहिए या COH3 होना चाहिए, यस फर्स्ट सर। देगा, ठीक है, ये नहीं देगा, ठीक है। और ये अल्डिहाइड है, ये टोलेंस देगा, टोलेंस आपके पास ये फेलिंग टेस्ट देगा। यहां से सवाल होगा, बट अगेन टोलिंग और फेलिंग आपने नहीं पढ़ा है, तो आंसर जो मैंने बता दिया है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। रीजन क्या है, एक तो कायरल कार्बन सब चेक कर लेंगे और एक टोल इससे चेक करेंगे आइडोफॉर्म से, बाकी चीजें जो है फेलिंग टेस्ट और ये टोलेंस टेस्ट, ये चीजें हम कार्बोनाइल में पढ़ेंगे, थोड़ा मिक्स है। तो जितना डेटा पता है उस चीज को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में तभी टेक्निक समझ में आता है जो वो चैप्टर आप पढ़ लेंगे। वी विल स्टडी दिस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स या कार्बोनाइल कंपाउंड से पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें कोई दिक्कत, ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आइटोफॉर्म COCH3 प्रेजेंट यहाँ से, ठीक है। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा ये भी कि ओजोनोलिसिस में क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और वहां पे डबल बॉन्ड O अटैच होगा, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अभी क्वेश्चन अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, ओके। कोई दिक्कत, जो चीज मेन है उस बात समझ में तो आई, यस सर। चलिए यस आगे। सर। इस सवाल भी आपके पास दे रखा है, अगर इसमें पहला जो स्टेप है ना, क्लेमेंशन रिडक्शन, शायद आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा, माइट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें दिक्कत होगी। पढ़ा है आपने क्लेमेंशन ऑफ वुल्फ किसने? ये रिएक्शन पढ़ी है आप लोगों ने? क्लेमेंशन रिडक्शन, हैव यू स्टडीड दिस? हाँ या ना? किसी ने नाम सुना है पहले? नहीं, नो सर। नहीं सुना है तो फिर अगेन अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइल, हाँ, क्योंकि प्रिपरेशन है, अल्केन का प्रिपरेशन है कार्बोनाइल से, इसका रिडक्शन होता है, उसी को कहते हैं, तो यूज होता है इसका आंसर क्या होगा वैसे? तो होगा क्या, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हिट कर जाए तो वेरी गुड, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जो पढ़े देखेंगे। होगा क्या, रिडक्शन करता है सी ऑप्शन में। सबसे पहले क्या होगा, आपके पास ये जो कंपाउंड दे रखा है इसका C डबल बॉन्ड O है, ये हट जाएगा, इसके यहाँ पे क्या आएगा, पहले स्टेप में CO2H, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है, अल्केन बन जाएगा। उसके बाद SOCl2 डाल देंगे, ठीक है। SOCl2 क्या करता है, आपके पास जो एसिड दे रखा है उसको भी चेंज करेगा, अगेन ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हम आगे ही पढ़ेंगे। तो ये बनाएगा COCl। इसके बाद लास्ट स्टेप आपको पता होगा, अनहाइड्रस AlCl3। ये कौन सी रिएक्शन है, अनहाइड्रस AlCl3? फिडेलक्राफ्ट फिडल, यस सर। असाइलेशन। यस सर। लास्ट स्टेप आपको बस पढ़ याद होगा आई थिंक, तो दिस इज फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो कुछ सारी चीजें आगे की हैं, तो लोड नहीं लेने का, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। जिसको मैंने मार्क कर रखा होगा वो क्वेश्चन आपने दोबारा देख लेना, जो अभी मार्क नहीं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बाद में जब चैप्टर हो जाए तब करेंगे, ठीक है। सर हाँ बताओ। सर तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट था। इस तो सर यहाँ पे
NaBH4 क्यों नहीं यूज करते फर्स्ट स्टेप में? NaBH4 आपके पास एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर प्रोडक्ट जो होता है, ये आपके पास COH पे भी रिएक्शन कर सकता है। जब हम आगे पढ़ें तो ये बात भी मैं बताऊंगा। COH जो है आपके पास ओके कितने भी ऑप्शन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड वो है ना, एक यहाँ पे भी, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो हमें माइल्ड वाला चाहिए जो हल्का सा काम करे, तो हल्का वाला क्लेमेंशन रहेगा। ठीक है, ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि अभी मैं बता के भी आपको समझा भी नहीं पाऊंगा, तो आगे जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ओके सर ओके। फिनॉल हुआ क्या? आई थिंक वो भी अभी नहीं हुआ। ओके, दिस वाज अ टफ क्वेश्चन। अगेन मैंने बोला सेक्शन 2 होते हैं, ट्राई कर सकते हो क्या? सर इससे पीछे भी तो एक क्वेश्चन था। नहीं, इसलिए अभी भी ये भी कंप्लीट नहीं हुआ आपका। फिनॉल हो सर फिनॉल अल्कोहल का हो गया है। नहीं, Yes, sir, हो गया। कार्बोनाइल भी इसमें, तो अभी छोड़ते हैं उसे। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करा दूंगा आपका। इसे ट्राई करके देखो। सर वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन 12th के ही रहते हैं KBY के। हाँ, क्लास 12 वाले में क्लास 12 के ही रहते हैं, 11th में 11th के ही रहते हैं। तो अभी सिलेबस आपका हुआ नहीं है पूरा, इसलिए कई सारे क्वेश्चन मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। जो ऐसे ऐसे सिलेबस होते जाएगा तो उसे हम कंप्लीट करते चलेंगे। ओके सर। सर वैसे मतलब काफी कम ही रहेंगे जो उसके रहते हैं सीनियर क्लास के एक या दो सवाल, जो कॉलेज लेवल के। एक सवाल है वो मैं बता दूंगा। एक्चुअली में ये सवाल भी जो दे रखा है, ये भी केमिस्ट्री पार्ट कम है, इसमें डिफरेंशिएशन करके इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कॉलेज लेवल का तो नहीं होगा, वो एडवांस का होगा। एडवांस का होता तो मैं बता नहीं देता आपको। दिखाऊंगा सवाल है, पहले इसको कर लो फिर वो सवाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, अप्रोच मुझे बता दो कैसे अप्रोच किया लोग। सर एरिया निकालेंगे। सर पहले हम टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ठीक है, उसको हमें मिनिमाइज करना है बी बाई ए रेशियो को। तो उसको हम पहले डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, मिनिमा निकाल लेंगे और फिर करेंगे शायद। तो लेंदी हो जाएगा ना सवाल, तो यस सर। मतलब बिट लेंदी क्वेश्चन। सेक्शन 2 के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा एक स्मार्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बट स्मार्ट ट्रिक के लिए भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इतना तो पता चल गया होगा आपको कि ओवरऑल क्वेश्चन में पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो इट इज नथिंग बट 2a प्लस रेक्टेंगल जो नीचे बना है, ठीक, उसका एरिया 2a प्लस 2b इंटू 2a, जैसे नीचे a क्यूब लिखते थे, और ऊपर क्या लिखेंगे, पाई a स्क्वायर प्लस पाई b स्क्वायर, दोनों सर्कल का सम एरिया का। यस सर। ये पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, इसमें किसी को दिक्कत? ऊपर सर्कल का सम लिखा है मैंने एरिया का, और नीचे मैंने रेक्टेंगल का एरिया लिखा है। यहाँ तक क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब इसके बाद बड़ा कैलकुलेशन है, उसके बाद केमिस्ट्री इसके बाद नहीं है, उसके बाद सिर्फ मैथ्स आ जाती है। प्रॉब्लम ये थी। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से डिवाइड करके बी बाई ए को एक सिंपलीफाइड फ्रैक्शन बना देंगे। बिल्कुल, तो r इज इक्वल टू बी बाई ए आपको लाना है, तो आप डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद आती है वो x आती है, तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, dx by dr इट इज इक्वल टू 0 करना है। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का जो फंडा वो लगाना है, बट कैलकुलेशन था इसमें। अब मेरा कहना ये था ना कि ये जो आपने डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू लिखी होगी ना, उसमें ऑप्शन पुट कर दो, जो भी ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर। इसमें जब ऑप्शन पुट करोगे तो आई थिंक 0.41 सेटिस्फाई करेगा, 0.32 सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाद में समझ में आती है कि जब सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा है रेडियस रेशियो 0.414 होता है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर या फिर स्क्वायर प्लेनर के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.3 नहीं होता।
तो आप वहां से भी सोच सकते थे कि हाँ इट शुड बी अराउंड 0.4, तो वहां से भी करते तब भी ए आ जाता। नहीं तो फिर आप इस इक्वेशन को बनाएं बी बाई ए, और उसके बाद इसमें क्या करो, ए की वैल्यू पुट करके देखो, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा था, ये आंसर आएगा। बट स्टिल कैलकुलेशन है इसमें। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो इस टाइप के सवाल को, स्पेशली केवीपीवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये जी एडवांस इस टाइप का सवाल आ जाए तो मेरा सजेशन ये रहेगा यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन। ये मेरा पर्सनल सजेशन, तो टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा। ओके, गॉट माय पॉइंट? बिकॉज केमिस्ट्री यहीं पे खत्म हो गई थी, और उसके बाद अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है या फिर आप मेरी तरफ थोड़ी सी आलसी है और वैल्यूज पुट करके आंसर निकालने में एक्सपर्ट है, इन दैट सेंस आप कर सकते हो, अदरवाइज आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो सवाल। गॉट? सर वैल्यू यस सर, कहाँ पुट करना है हमें? 2 आ रहा है। आर इज इक्वल टू बी बाई ए जो है ना, इसमें वैल्यू ये जो आपके पास दे रखी है ना, ये वैल्यू यस सर, लेफ्ट साइड मिनिमम यस सर। पूछ रहा है ना, उसमें डाल के देखिए सर मिनिमम रूट 2 सेटिस्फाई। माइनस 1 आ रहा है। √2 माइनस 1.4, ठीक है, तो √2 मतलब 1.414, ठीक है। ओके सर। तो ट्राई कर लीजिएगा, मैं तरीका बता रहा हूँ सो दैट आई हैव टू कंप्लीट द पेपर। तरीका समझ में आया कि हो क्या है? यस यस सर। सर। यस सर। दिस वाज द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एक्चुअली में जे एडवांस के सिलेबस में भी नहीं। आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी, केमिकल काइनेटिक्स कैन बी सीक्वेंशियल, पैरेलल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ये इक्विलिब्रियम का सवाल था। वी कैन डिराइव दिस, बट स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगता है, वो चीजें हम पढ़ते हैं और एक्चुअली बीएससी भी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में है भी नहीं, ठीक है, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने ऐसा सवाल डाल दिया कि कोई बीएससी या एमएससी को ही टारगेट कर रहा होता सर है, वो ये उन्हीं सवाल बच्चों को लेना है तो इसलिए डाल दिया होगा। तो डालते हैं। एक सवाल हर साल एक दिखता है, मैं डिस्कस करता सवाल, इनफैक्ट लास्ट ईयर जब पेपर आया था मैंने डिस्कस भी किया है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जेईई एडवांस में भी नहीं आएगा, और जो चीज आईआईटी तक नहीं आता तो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आपको जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। उसमें रिलेशन होता है टॉ इज इक्वल टू 1/k1 प्लस के इनवर्स, ठीक है, ऐसे एक रिलेशन आता है। और के इक्विलिब्रियम जो होता है, ये तो आपको पता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड होता है, ठीक है। दो इक्वेशन को यूज करके इसने सॉल्व किया था। टॉ मतलब जो टाइम यहाँ पे पूछ रहा है इसकी बात कर, हिस्ट्री कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, अगेन ये आपके सिलेबस से बाहर सर ये हो K1 जाएगा। प्लस क्या लिखा है आपने? है। जे एडवांस से ही बाहर है। हाँ बता। सर K1 प्लस क्या लिखा है आपने? K1 प्लस के इनवर्स मतलब KF प्लस KB। ओके सर। जनरली जब भी मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिख रहा होता हूँ ना, तो मैं K1 और के इनवर्स के टर्म में ही लिखता हूँ, स्टडी स्टेट में से लिखा है। बट अगेन आई जस्ट वांट कि आप इसको स्किप करें। जे सर एडवांस ये हो में जाएगा। आई कैन नॉट रिकॉल द आंसर, आई थिंक बी आया था इसका आंसर। तो मैच ही नहीं करेगा ना बी में, तो नेगेटिव हो जाएगा। चलें 3/2 मैं आपका आंसर चेक करके टिक करके देखूंगा। सर वैसे इसका कोई इस टाइप का तरीका नहीं है लॉजिक लगा के हम थोड़ा कर सकें? अगर होता मैं पक्का बता देता, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, दिस वन टॉ वाला जो फॉर्मूला अगर नहीं पता है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। प्रॉब्लम ये, मैंने कई बार ट्राई किया है इसे, बट कोई ना कोई ट्रिक लगता ही नहीं है। तो फिर वही बात हो जाएगी, तुक्का मारना भगवान का नाम लेके तो अलग बात है, बट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके सर। अप टू योर नॉलेज दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। टेल मी द आंसर।
कैन यू टेल मी द अप्रोच क्या लेंगे? जिज्ञासु अप्रोच बताओगे मुझे कैसे करना चाहिए सवाल को? क्वेश्चन टफ नहीं है, आप लोग कर लेंगे, लेकिन अप्रोच कैलकुलेशन नहीं है ये सारे क्वेश्चन। आंसर आया क्या? हो पाएगा? सर हाँ बताओ। सर यहाँ हम बोला गया है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी डेल्टा एस, और सर फिर डेल्टा एच के लिए हम वो लगा लेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा जी इसने रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का दे रखा है एक्चुअली में। तो डेल्टा जी रिएक्शन का क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का डेल्टा जी। डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है? CaO और CO2, इन दोनों को आप ऐड करेंगे। अच्छा माइनस किससे? ये ऐसा यही कर माइनस रहा यस माइनस CaCO3 से करेंगे तो डेल्टा जी आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर जो दे रखा है, ठीक है, इस कंडीशन जो टेम्परेचर आपके पास दे रखा है वो टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर 298 रूम केल्विन। टेम्परेचर, दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन इन इक्विलिब्रियम। यस सर।
मैं डेल्टा जी के यहाँ डेल्टा जी नॉट लिख सकता हूँ, यस सर। यस सर। और ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है फॉर्मूला। यस सर। ऐसे एक्चुअली में हम ये लिखते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन इक्विलिब्रियम तो आर टी एल एन के में कन्वर्ट हो जाता है, या ये यस सर, पुट करना है, इक्विलिब्रियम। या हाँ, के जो आपके पास आएगा वो एक्चुअली में केपी है। केपी इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो, ये पूछा है आपसे सवाल में, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज बिट मतलब कैलकुलेशन है इसमें, तो इतना कहने के बाद भी कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होता लोगों से, ठीक है। तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि 3 से 4 मिनट में सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन बहुत, क्योंकि वैल्यूज जो थी ना यूनिट का प्रॉब्लम हो गया, किलो जूल में चल रहा था, ठीक है। जब सॉल्व करते हो तो डेल्टा जी अराउंड 22 पॉइंट समथिंग आया था, -22 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। इससे बस एक हिंट मिल जाता है 10 टू द पावर -23 कुछ होगा, तो आंसर इसका ए था। तरीका यही है, द मेथड इज दिस कि आप डेल्टा जी निकालें, आपको माइनस आर टी एल एन के पी से कंपेयर करके केपी निकालें, दैट इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ए विल बी द आंसर। ओके, ओके सर। तो अभी एक सवाल से बच रहा है और ये तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन का है, तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा जो एक सवाल बचा है, और उसके बाद मैं बाकी ईयर के क्वेश्चंस करूंगा। ये स्लाइड में आपको भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ये अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो ये बस सारे दोनों पीवाई चीज, क्यूज है? हाँ ये पीवाई क्यूज है केवी पीवाई के? हाँ, ये लास्ट ईयर का पेपर है। ओके सर। तुम्हें क्या लगा मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, मैं चाह रहा था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो कि आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा आप लोग का कमांड है, आप देख रहे हो लिक्विड सॉल्यूशन क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट सॉल्व नहीं कर रहा, तो मुझे मालूम आप लोग कमांड है, प्रीवियस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में फोकस रखता हूँ। ओके, आई विल सेंड यू स्लाइड, जो कुछ नया आज आपको बताया वो चीज समझ में आई कि नहीं, यस सर। स्टूडेंट एलिमेंट, वो सारी चीज ध्यान रखिए। यस सर। विल मीट अगेन नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो विल स्टॉप। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। सर